विराम चिन्ह। बच्चों, विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्य के प्रकार व ठहराव की जानकारी मिलती है। इससे हमें लिखे गए सेंटेंस के भाव या अंदाज का पता लगता है। जब आप किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो बोलने के तरीके से ये स्पष्ट हो जाता है कि आप उसे किस अंदाज में बोल रहे हैं और आप कुछ पूछ रहे हैं या आप कुछ बता रहे हैं। एक ही सेंटेंस को आप अलग अलग तरीकों से अलग अलग अंदाज में बोलेंगे तो उनके अलग अलग अर्थ निकलेंगे, लेकिन लिखे हुए सेंटेंस को अलग अलग अंदाज में कैसे बयां किया जाए, इसी के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस है मैं स्कूल जाऊंगा। इस सेंटेंस को यहां पर हम 3 अलग अलग तरीकों से बोलेंगे। मैं स्कूल जाऊंगा, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा, यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मैं स्कूल जाऊंगा। और इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे बोलूं, मैं स्कूल जाऊंगा, तो यहां पर मैं चौंकते हुए कह रहा हूं कि मैं स्कूल जाऊंगा। शायद ऐसा है कि मेरी वो एज नहीं है अब कि मैं स्कूल जाऊं और आप कह रहे हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो बड़ा ताज्जुब की बात है। तो यहां पर अचानक मेरे मन में एक फीलिंग, अचानक मन में उत्पन्न हुए भावों को प्रकट करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस को बोला जाता है। मैं स्कूल जाऊंगा, इस तरह से। तो इसी सेंटेंस को मैं स्कूल जाऊंगा, इसी सेंटेंस को देखिए 3 अलग अलग तरीके से मैंने आपके सामने बोला। लेकिन अगर ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ हो तो आप ये कैसे बताएंगे कि इस लिखे हुए सेंटेंस का भाव क्या रहा होगा। तो इसीलिए पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है। अगर आप फुल स्टॉप यूज कर देंगे तो इसका मतलब इस सेंटेंस वहां फिनिश हो गया, आप कुछ बता रहे हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा। इसी तरह से यदि वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए, सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो इसका मतलब पूछा जा रहा है कि मैं स्कूल जाऊंगा। और अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें, जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं हिंदी में, तो इसका मतलब वहां पर अपनी भावना को प्रकट किया जा रहा है, अचानक मन में उत्पन्न हुई भावना को। इस बात को हम आगे पढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो देखिए, पंक्चुएशन मार्क्स कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि हु आर यू, आप कौन हैं। व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। डू यू लव योर मॉम, क्या आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं। ये तीनों ही सेंटेंस प्रश्नवाचक हैं, इंटेरोगेटिव्स, इसलिए इंटेरोगेटिव मार्क का यूज किया। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे आप विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। आप इस समय देख सकते हैं स्क्रीन में कि किस तरह का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। एक सीधा डंडा और उसके नीचे एक बिंदु। यह चिन्ह मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब आप मान लीजिए आप कोई मैच देख रहे हैं, अचानक से एक 6 हिट किया प्लेयर ने और आप एकदम से खुश हो गए, तो उस टाइम पे आप क्या कहते हैं। आप कुछ इस तरह से कहते हैं वाओ, या आप कहते हैं ओ माय गॉड दैट इज ग्रेट, या आप कहते हैं ऑसम। इस तरह के वर्ड्स जो अचानक मन में आते हैं, हिंदी में तो कुछ इस तरह से आते हैं जैसे कि क्या बात है, मजा आ गया, बहुत अच्छा शॉट मारा। इस तरह के सेंटेंस जो हिंदी में आते हैं, इसी तरह से बस इंग्लिश में वाओ, ऑसम, वेल डन, फैंटास्टिक, इस तरह के वर्ड्स मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं से आते हैं। इन वर्ड्स के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया जाता है और ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। इसी तरह से अगला है फुल स्टॉप, जिसे हिंदी में आप पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम अगर आपने कहीं सेंटेंस में लगा दिया तो इसका मतलब वो सेंटेंस वहां पर फिनिश हो गया।
देखिए आपके सामने स्क्रीन में दिखा रहा है फुल स्टॉप, जिसका मतलब है एंड ऑफ अ सेंटेंस, एंड ऑफ अ सेंटेंस विच इज नाइदर इंटेरोगेटिव नॉर एक्सक्लेमेटरी। यानी अगर कोई सेंटेंस प्रश्नवाचक भी नहीं है और एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक भी नहीं है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस एक पूरा सेंटेंस है। उस सेंटेंस पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे और कंप्लीट करेंगे सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखा है आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। देखिए यहां पर ना मैं पूछ रहा हूं कुछ, ना यहां पर कोई चौंकते हुए कुछ अपनी भावना को व्यक्त कर रहा हूं। दूसरा सेंटेंस है राम इज अ गुड बॉय। बहुत सिंपल सी बात है, राम अच्छा लड़का है, बस इतना बता दिया। पूर्ण विराम फुल स्टॉप का यूज अब्रीविएशंस के साथ भी होता है। अब्रीविएशंस का क्या मतलब है? शब्दों के समूह का एक संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। आपने अक्सर देखा होगा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे छोटे छोटे अब्रीविएशंस यूज किए जाते हैं। ध्यान रहे कि अब्रीविएशन में हर लेटर के बाद डॉट लगाना जरूरी है। एम डॉट, पी डॉट, एम डॉट, एल डॉट, ए डॉट। हम अक्सर क्या करते हैं, लास्ट वाले लेटर के बाद डॉट नहीं लगाते, वो लगाना जरूरी है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। पीएम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये हम सभी जानते हैं अक्सर। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, एमबीए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बी आर्क बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसी तरह से ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ई डॉट जी डॉट। आपने अक्सर ये देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए यूज किया जाता है ई डॉट जी डॉट, एग्जाम्पली ग्रेशिया। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर। इसी तरह एक लैटिन वर्ड है आई डॉट ई डॉट, इडेस्ट। इसका मतलब है दैट इज, जो हैं। अभी आपको अगले स्लाइड में ये एग्जांपल्स बताए जाएंगे। अगला है ईटीसी डॉट, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ध्यान से सुनिए इसकी प्रोनाउंसिएशन को, एटसेट्रा। इसका मतलब होता है आदि या इत्यादि। देखिए एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपके सामने। आई कैन प्ले मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, मैं कई इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ई डॉट जी डॉट को देखिए मैं क्या कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल गिटार, सितार, पियानो एटसेट्रा। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए आई कैन प्ले ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स, मैं केवल 3 इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूं, जो कि हैं। आई डॉट ई डॉट को देखिए मैं क्या कहूंगा, दैट इज, यानी जो हैं, कौन कौन से हैं, गिटार, सितार एंड पियानो। तो किसी सेंटेंस में कभी ई डॉट जी डॉट आए तो ये नहीं कि आप उसे ई डॉट जी डॉट कहें, आप उसे फॉर एग्जाम्पल कहिए। कहीं पे आई डॉट ई डॉट आए तो ये नहीं कि आप आई डॉट ई डॉट कह रहे हैं, आप कहेंगे दैट इज। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट है कॉमा। कॉमा का यूज कब किया जाता है? कॉमा का मतलब होता है अल्प विराम। कॉमा का यूज तब किया जाता है जब आप किसी वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा रुकना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, विराम देते हैं। विराम देने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक सेंटेंस है राम कम हियर। तो जब आप इस सेंटेंस को बोलेंगे तो आप ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम कम हियर। ये पूरा एक सेंटेंस नहीं है। देखा जाए तो पहले आप कह रहे हैं राम, आप राम को पुकार रहे हैं राम, फिर आप थोड़ा सा रुके, तो यहां पर कॉमा लगाना जरूरी है क्योंकि सेंटेंस पूरा एंड नहीं हुआ, हल्का एक विराम दिया है आपने, राम कम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल अमन, फिर आप थोड़ा रुके क्योंकि अमन अलग है, अमित अलग है, संदीप अलग है, तो आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अमन, अमित, संदीप एटसेट्रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ ही कम्स, अगर वो आया, इफ ही कम्स आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। तो अगर वो आया, ये एक सेंटेंस है और दूसरा है मैं नहीं आऊंगा, लेकिन दोनों सेंटेंस चूंकि एक ही भाव में बोले जाने हैं इसलिए
मानेंगे तो हम एक ही सेंटेंस, लेकिन बीच में चूंकि एक ब्रेक दिया, एक विराम देना पड़ेगा। अगर वो आया, अब रुके हम थोड़ा, मैं नहीं आऊंगा, तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे सेंटेंस बनाते हैं आप धीरे धीरे इन चीजों को समझेंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि कोई भी चीज जो समझ में ना आए उसको तुरंत पूछिए और उसको क्लैरिफाई कर लीजिए, अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि हाँ इसका क्या मतलब है। अगर आपको कोई दिक्कत आए आप इंग्लिश वाले 12@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको लास्ट में बताया जाएगा। नेक्स्ट, कोटेशन मार्क, जिसे हिंदी में उद्धरण कहते हैं। अक्सर हम ये वर्ड यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक हिंदी में आप यूज नहीं करते हैं ये वर्ड, लेकिन इंपॉर्टेंट है। किसी की कही हुई बात को कोटेशन मार्क के अंदर लिख सकते हैं और अक्सर लिखते भी हैं। आपने देखा होगा कि कोई बात किसी व्यक्ति की कही हुई है, उसको दोनों तरफ से कोटेशन मार्क से उसे कवर किया गया है। वाक्य के शुरू में देखिए किस तरह का कोटेशन मार्क लग रहा है, ध्यान से देखिए उसे। ऊपर से डंडा आया, नीचे गोल बना 2 बार। और वाक्य के अंत में कैसा लगता है, ऊपर से गोला सा बना और फिर नीचे लंबा डंडा सा आया 2 बार। ये इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसमें गलती करते हैं। नेक्स्ट है कोलन। कोलन का मतलब होता है जैसे कि। ये अक्सर कब यूज होता है, ये अक्सर तब यूज होता है जब आप व्यक्तियों, वस्तुओं या जगहों की सूची के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप कई लोगों का नाम एक लिस्ट की तरह बता रहे हैं, तब ये यूज होता है। कई चीजों का नाम लिस्ट की तरह आप बता रहे हैं, तब ये यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई मेट मेनी पीपल, मैं कई लोगों से मिला। अंजलि, कुलदीप, डिंपल एंड सीमा। तो देखिए मैंने लिस्ट दी ना, 4 लोगों की लिस्ट दे दी मैंने। तो जब आप लिस्ट देते हैं, आपको पता है आगे आप लिस्ट देने वाले हैं, तो वहां पर कोलन का यूज आप कर सकते हैं। कोलन मतलब 2 डॉट, जैसा कि आपने देखा। आई हैव मैनी थिंग्स, कोलन, बुक्स, पेन्स, वेजिटेबल्स, शुगर एटसेट्रा। यहां पर आप इस तरह से यूज करते हैं। 4 चीजों की लिस्ट आपने दे दी, बुक्स, पेन्स, वेजिटेबल्स, शुगर एटसेट्रा। नेक्स्ट, सेमीकोलन। सेमीकोलन को हिंदी में कहते हैं अर्धविराम चिन्ह। देखिए क्या है, ऊपर डॉट है, नीचे कॉमा। इस चिन्ह का प्रयोग क्या है? आपके सामने 2 सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस से आप समझिए। मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 25th of October 2008, 15th of January 2010 and 23rd of March 2012। आप ध्यान दीजिए, हमने पहले सेंटेंस में 25th अक्टूबर के बाद कॉमा लगाया, फिर 2008 के बाद कॉमा लगाया, फिर 15th जनवरी के बाद कॉमा लगाया, फिर 2010। अगर इस तरह से आप कॉमा लगाएंगे, आप चूंकि हर जगह रुक रहे हैं, थोड़ा सा विराम दे रहे हैं, अगर आप हर जगह कॉमा लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मीटिंग कब कब हुई। देखिए 25 अक्टूबर को हुई, फिर 2008 में हुई, फिर 15 जनवरी में हुई, फिर 2010 में हुई, फिर 23 मार्च को हुई और फिर 2012 में हुई। यानी 6 अलग अलग ओकेजन्स में। पर ये तो सही नहीं है, क्योंकि 25 अक्टूबर 2008 एक डेट है, 15 जनवरी 2010 एक डेट है और 23 मार्च 2012 एक डेट है। यानी 3 अलग अलग डेट्स में हुई। तो होता क्या है कि जब कॉमा का यूज, डबल कॉमा का यूज होना लग जाता है, तो वहां पर देखिए सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए, मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 25th अक्टूबर 2008। ये एक डेट है, तो चूंकि 25th अक्टूबर डेट को ईयर से अलग करना है, 2008 से अलग करना है ना, तो कॉमा तो लगेगा ही। इसलिए ये एक पूरी एक डेट है। इसके बाद अगली डेट लिखने के लिए यहां पर हमने सेमी कॉलन लगा दिया, ताकि अगली डेट बिल्कुल इससे अलग लगे। उसके बाद हमने अगली डेट दी 15th of January 2010। तो 15th जनवरी और 2010 के बीच में कॉमा तो लगना ही लगना है। देखिए कोई भी डेट जब आप ऐसे लिखते हैं तो कॉमा तो लगेगा ही। तो लेकिन अगली डेट को उससे अलग कैसे करें, तो इसलिए आपने वहां पर फिर सेमी कॉलन लगा दिया उसके बाद। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। दिक्कत आए तो हमें मेल करिए, कोई इश्यू नहीं है। चाहे तो हम आपको लिख करके इसका रिप्लाई भेजेंगे, आप वैसे समझ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे फोन पे बात करके आपको समझा सकते हैं। हमारा मेन एम है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, यही नहीं बल्कि पूरे लेक्चर में कही गई एक एक बात को बारीकी से समझें। बाकी कुछ चीजें प्रैक्टिस से भी होती हैं।
नेक्स्ट, अपोस्ट्रॉफी, इसे हिंदी में कहते हैं अक्षर लोप या संबंध चिन्ह। चिन्ह कैसा है, ब्रैकेट में आपके सामने बनाया गया है। अपोस्ट्रॉफी का यूज जनरली दो सिचुएशंस में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। पहला, टू एक्सप्रेस पोजेशन और रिलेशन, पोजेशन और रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। अभी आप आगे एग्जाम्पल में इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। दूसरी सिचुएशन होती है जब दो शब्दों को एक बनाना हो। अब देखिए कैसे। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाइए, टू एक्सप्रेस पोजेशन और रिलेशन। मैंने कहा राम का यानी वो राम की चीज है, राम के पोजेशन में है, राम का रिश्ता है उस चीज से, राम का। तो जब कहते हैं राम का तो राम के बाद अपोस्ट्रॉफी, उसके बाद एस। फिर मैंने कहा किताब का, बुक्स, बच्चों का, चिल्ड्रंस, मम्मी का, मदर्स। इस तरह से आप यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, टू मेक टू वर्ड्स वन, दो शब्दों को एक बनाने के लिए। तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है कि आप हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ मिला रहे हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि आप प्रोनाउन को हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला रहे हैं। देखिए किस तरह से। हेल्पिंग वर्ब को आप नॉट के साथ मिलाते हैं, किस तरह से मिलाते हैं? डज नॉट, डजन, डजंट भी कहते हैं, डजन भी कहते हैं। तो अपोस्ट्रॉफी के बाद टी लगा दिया आपने। इज नॉट को कैसे मिला रहे हैं? इजंट या इजन। डोंट को, डू नॉट को डोंट, आई हैव को आईव। यहां पर देखिए आई हैव में आप क्या क्या मिला रहे हैं? आई क्या है? एक प्रोनाउन है। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ऊपर तीन एग्जांपल्स में आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ मिलाया और अब हम प्रोनाउन को हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला रहे हैं। यू आर, योर, हैज नॉट, हैजन, हैव नॉट, हैवन, कैन नॉट, कांट, शुड नॉट, शुंट, वुड नॉट, वुंट, कुड नॉट, कुंट। ध्यान दीजिए, हैज नॉट को जब मिलाया तो मैंने कहा हैजन। हैजंट भी कहते हैं, लेकिन हैजन कहना बेहतर विकल्प है, बेहतर लगता है जब आप बोलते हैं।